अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, शहजाद साइंस एकेडमी में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज एक नए लेक्चर नंबर 17 जिसमें हम बोहर एटॉमिक थ्योरी के पोस्टुलेट्स को डिस्कस करेंगे। नील बोहर ने एक थ्योरी जो कि रिस्पॉन्स में थी रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के, उसमें कुछ पोस्टुलेट को डिस्कस करेंगे। ये बेसिकली थ्योरी थी रदरफोर्ड के जो ड्रॉबैक्स हैं उनको ओवरकम करने के लिए। रदरफोर्ड जो बेसिकली बात करता था कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम के ऊपर के इलेक्ट्रॉन जो है लगातार रिवॉल्व करते करते अपनी एनर्जी को खारिज करेगा और न्यूक्लियस के करीब आता जाएगा और आखिरकार न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा। अगर ऐसा होता है तो वो एटम का जो स्ट्रक्चर है वो कोलैप्स कर जाएगा, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है। तो जो 1923 के अंदर नील बोहर ने एक एटॉमिक स्ट्रक्चर प्रपोज किया था जिसके कुछ पोस्टुलेट्स हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। कि सबसे पहला जो बोहर ने बताया था कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कैसे करेगा, किस पाथ के ऊपर रिवॉल्व करेगा, उसकी जो ट्रेजेक्टरी है वो कैसे होगी, क्या वो सर्कुलर होगी, एलिप्टिकल होगी या कैसे हो सकती है। जो ज्यादातर बोहर ने बात की थी कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस वन ऑफ द सर्कुलर ऑर्बिट, कि इलेक्ट्रॉन जो है सर्कुलर ऑर्बिट के ऊपर रिवॉल्व करेगा। उस सर्कुलर ऑर्बिट को हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा भी है कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस वन ऑफ द सर्कुलर ऑर्बिट, के एटम का जो एटम के इर्द गिर्द जो ट्रेजेक्टरी होगी वो क्या होगी, सर्कुलर। ठीक है, कि एटम के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन एक सर्कुलर पाथ के ऊपर रिवॉल्व करेगा। उस पाथ को हम क्या कह सकते हैं, या तो शेल कह सकते हैं, या फिर एनर्जी लेवल कह सकते हैं, या फिर ऑर्बिट कह सकते हैं। ये तीन नाम बोहर ने डिफाइन किए थे उस पाथ के ऊपर। ये एक इमेजिनरी पाथ है जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है और इसकी एक फिक्स्ड वैल्यू भी है कि न्यूक्लियस से कितने डिस्टेंस के ऊपर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर सकता है। ठीक है, जिसको हम बोहर रेडियस भी कहते हैं। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में इसकी डेरिवेशन भी करेंगे। उसके बाद जो दूसरा है कि इलेक्ट्रॉन कब एनर्जी इमिट करेगा और कब एनर्जी इमिट नहीं करेगा। बोहर के मुताबिक जब एक इलेक्ट्रॉन किसी एटम के शेल में मौजूद है तो वो ना तो अपनी एनर्जी को इंक्रीज कर सकता है ना ही रिड्यूस कर सकता है, बल्कि उसकी एनर्जी जो है वो फिक्स्ड रहेगी। जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पॉइंट नंबर 2, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन फिक्स्ड ऑर्बिट, एक शेल के अंदर मौजूद है, ना ऊपर ना नीचे, आगे पीछे मूव नहीं कर रहा, तो उसकी एनर्जी क्या होगी, फिक्स्ड रहेगी। इट विल नॉट रेडिएट इट्स एनर्जी, कि उसकी जो एनर्जी है रेडिएट ना मतलब वो एब्जॉर्ब करेगा ना ही रिलीज करेगा, तो उसकी एनर्जी फिक्स्ड रहेगी। पॉइंट नंबर 3 में था कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कब बढ़ेगी, कब कम होगी, कि जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होता जाएगा तो उसकी एनर्जी बढ़ती जाएगी, जब न्यूक्लियस के करीब आता जाएगा तो उसकी एनर्जी कम होती जाएगी। ये भी हमें जो पता चला था फ्रॉम बोहर एटॉमिक थ्योरी। तो पॉइंट नंबर 3 है कि द इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी डिपेंड ऑन द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एटम के न्यूक्लियस से कितने डिस्टेंस के ऊपर है। तो इससे ये भी पता चलता है कि जो के शेल है उसकी एनर्जी कम होती है, एल शेल की एनर्जी ज्यादा होती है, एम की उससे ज्यादा, फर्दर एन की उससे ज्यादा। तो ये किस पे डिपेंड करती है, डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, जिसको हमने आर लिखा है, कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से जितना दूर होता जाएगा उसकी एनर्जी भी बढ़ती जाएगी। द एनर्जी ऑफ दिस इज नॉट एनर्जी, द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, the energy of electron will be higher if it is away from the nucleus, कि अगर ये न्यूक्लियस से दूर है तो इसकी एनर्जी ज्यादा होगी। और वो किस पे डिपेंड करेगी, आर, ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि के शेल में है, एल में है, जितना न्यूक्लियस से दूर होता जाएगा तो इसकी एनर्जी भी बढ़ती जाएगी। यहाँ पे कुछ हमने बताया भी है कि जैसे के शेल है तो उसके लिए डिस्टेंस कितना होगा, स्मॉलर डिस्टेंस एज कंपेयर टू एल शेल। तो एल शेल अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस होता है, तो एल शेल में अगर इलेक्ट्रॉन है तो उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज्यादा होगी ऐसे इलेक्ट्रॉन से जो कि के शेल में मौजूद है। तो ये एरो रिप्रेजेंट कर रहा है कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन
इज स्मॉलर इन एल शेल के शेल। उसके बाद एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज हायर इन एल शेल। ठीक है, उसके बाद एंगुलर मोमेंटम की बात की गई थी। एंगुलर मोमेंटम हम किसे कहते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन किसी सर्कुलर ऑर्बिट या कोई भी बॉडी है जब सर्कुलर ऑर्बिट के ऊपर मूव करता है तो उस वक्त हम उसके लीनियर मोमेंटम की बजाय एंगुलर मोमेंटम की बात करते हैं। और एंगुलर मोमेंटम की जो इक्वेशन हमारे पास आती है L इज इक्वल टू mvr। ठीक है, लीनियर मोमेंटम की जो टर्म है mv को हम r रेडियल पाथ के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, रेडियस ऑफ द रेडियल पाथ उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एंगुलर मोमेंटम की टर्म बनेगी। और बोहर के मुताबिक इलेक्ट्रॉन उन शेल के अंदर रिवॉल्व करता है जिनके लिए एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल आता है h/2 पाई का। ठीक है, तो पोस्टुलेट को देखें कि एंगुलर मोमेंटम electron will revolve only in those orbits whose angular momentum equals to the integral multiple of h/2 pi। कि इंटीग्रल मल्टीपल क्या है कि यहाँ पे n है जो कि इंटीजर को रिप्रेजेंट कर रहा है। इंटीजर्स किसको रिप्रेजेंट करेंगे? शेल नंबर को। अगर हम शेल नंबर 1 की बात करते हैं तो वहाँ पे इंटीजर n इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। अगर हम शेल नंबर 2 की बात करते हैं तो n कितना हो जाएगा? 2। और ये कांस्टेंट उसी हवाले से चेंज होते जाएंगे, h/2 पाई, h/pi एंड सो ऑन। और यहाँ पे h किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा? दिस इज प्लैंक्स कांस्टेंट और जिसकी वैल्यू यहाँ पे गिवन है 6.625 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। अच्छा, उसके बाद है कि इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो कब बढ़ेगी और कब कम होगी, कैसे? जैसे कुछ हमने पहले भी डिस्कस किया कि न्यूक्लियस से दूर होता जाएगा तो अब वो एनर्जी को एब्जॉर्ब या एमिट कैसे करेगा? जब किस शेल में जाएगा तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, किस शेल में जाएगा तो एनर्जी लूज होगी। तो इलेक्ट्रॉन विल एब्जॉर्ब एनर्जी इफ इट जंप्स फ्रॉम लोअर टू हायर शेल एंड एमिट्स एनर्जी इफ इट कम बैक टू लोअर शेल फ्रॉम हायर। अगर क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन लोअर शेल से हायर शेल में जाता है तो एनर्जी को क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, अगर आप हायर से लोअर में इलेक्ट्रॉन को फॉल करवा रहे हैं तो उस केस में इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिलीज करेगा। और लास्ट पोस्टुलेट में बोहर ने एक इक्वेशन बताई थी जिससे हम एनर्जी जो एब्जॉर्ब हो रही है या एमिट हो रही है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वो इक्वेशन क्या थी? डेल E इज इक्वल टू E2 माइनस E1। कि जब एक इलेक्ट्रॉन जंप कर चुका है या फॉल हो चुका है एक शेल से दूसरे शेल में तो वो कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब या रिलीज करेगा। तो वो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है या एमिट हो रही है बेसिकली डिपेंड करती है दो शेल्स के दरमियान जो डिफरेंस आएगा। ठीक है, तो ये जो पोस्टुलेट थे जो नील बोहर थ्योरी के थे जो कि रिस्पॉन्स में थी रदरफोर्ड के। अच्छा, इसके अलावा अगर आपका कोई टॉपिक होता है जो आप सीखना चाहते हैं या जिसमें आप अपने आप को कमज़ोर समझते हैं तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं ताकि हम वो लेक्चर आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड करें। आज के लेक्चर में हम यहीं तक स्टडी करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।